तो बच्चों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सीक्वेंशियल सर्किट की अगर बात करें तो इससे पहले जैसे हमने पढ़े कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या है। सपोज करो यू हैव अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में कुछ इनपुट्स आपके होते हैं और कुछ आउटपुट आपको मिलता है। तो अगर आप देखें कि इसका जो आउटपुट आपको मिलता है कॉम्बिनेशनल सर्किट को, डिपेंड करता है इसके करंट इनपुट पर। जैसे ही आप इनपुट को चेंज करते हैं तुरंत आपका आउटपुट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट, जैसे हमने एडर पढ़ा, मक्स पढ़ा, सबट्रैक्टर पढ़ा, डिकोडर पढ़ा, लाइक दिस। तो इनपुट में जैसी कोई चेंज आप लाते हैं तुरंत आपके आउटपुट में वो चेंज, उसकी वजह से वो चेंज आपको नजर आने लगता है। लेकिन जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात करते हैं तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट्स में कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ साथ एक मेमोरी एलिमेंट भी आपका होता है। एक मेमोरी एलिमेंट भी आपका होता है, जिससे कि क्या रहता है, आपका इनपुट और आउटपुट आपस में कनेक्टेड रहता है। तो इससे कनेक्शन से क्या होता है कि आप जब इनपुट कुछ भी अप्लाई करते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ उसके करंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता, वो उसकी मेमोरी में स्टोर प्रीवियस इनपुट आउटपुट की जो वैल्यूज है उन पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे सर्किट्स को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो सीधी सी भाषा में कह सकते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स आर दो सर्किट्स आउटपुट ऑफ विच डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द करंट इनपुट स्टेट्स बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस आउटपुट एंड इनपुट सीक्वेंसेस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल सर्किट, राइट। तो अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट्स में, तो वो यही है कि इसमें मेमोरी होती है, मेमोरी एलिमेंट होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन सर्किट में कोई मेमोरी नहीं होती। कॉम्बिनेशन सर्किट का जो आउटपुट होता है वो उसके करंट इनपुट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, बट सीक्वेंशियल सर्किट्स का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है उसके करंट इनपुट, प्रेजेंट इनपुट, प्रीवियस इनपुट सीक्वेंस एंड प्रीवियस आउटपुट, इन तीनों पर डिपेंड करता है इसका आउटपुट, राइट। जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट में आप अगर आपने काफी सारी चीजें पढ़ी, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर एक्सेट्रा। सिमिलरली हम इसमें सीक्वेंशियल सर्किट में कुछ सर्किट्स पढ़ेंगे जिसमें मेन है आपका फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को यूज करके फिर आप डिजाइन कर सकते हैं रजिस्टर्स, काउंटर्स एक्सेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें सीक्वेंशियल की, तो फ्लिप फ्लॉप इसका बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। फ्लिप फ्लॉप, देन काउंटर, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। तो वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। तो सीक्वेंशियल सर्किट को समझने के लिए पहले में समझना होगा कि प्रेजेंट स्टेट क्या होती है किसी लॉजिक सर्किट की, और उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होती है। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की को हमें पहले समझना पड़ेगा। तो प्रेजेंट स्टेट की बात करते हैं। प्रेजेंट स्टेट का मतलब यह है कि किसी भी समय जब आप इस सर्किट पे काम कर रहे हैं, इससे आपको काम लेना है, तो उस टाइम इस सर्किट की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। प्रेजेंट कंडीशन को जब भी चेक करेंगे तो वो कहां से चेक होगी, इसकी मेमोरी से। मतलब इसकी मेमोरी में एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या आउटपुट इनपुट स्टोर है, ठीक है ना। तो वो बताएगा इसकी प्रेजेंट स्टेट को, यानी जब आपने सर्किट को यूज करना शुरू किया उस टाइम पे इसकी कंडीशन क्या है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट की बात करने का, नेक्स्ट स्टेट का मतलब क्या है, नेक्स्ट का मतलब ये है कि अब आपको इसको यूज करना है, तो जो भी आप इसमें अब इनपुट देंगे उसकी वजह से अब जो नए आउटपुट जनरेट होंगे, राइट, जो डिपेंड करता है इसके उस इनपुट सीक्वेंस पर जो अब आप अप्लाई करेंगे और इसके प्रीवियस आउटपुट पर जो पहले से इसमें स्टोर है, उन दोनों का मिक्सअप होके जो भी प्रोसेसिंग होगी वो तो सर्किट टू सर्किट डिपेंड करेगी। तो उसकी वजह से जो आउटपुट आएगा उसको हम बोलते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेट, राइट। तो ध्यान देना, प्रेजेंट स्टेट मतलब उसकी जिस टाइम आप शुरू कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन है, और नेक्स्ट स्टेट जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो उस टाइम आप जो इनपुट सीक्वेंस इसका अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो आउटपुट चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेक्स्ट स्टेट। तो चलिए बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स में आगे 1 बिट मेमोरी सेल की या बेसिक बाइस्टेबल मेमोरी सेल की। तो बेसिक बाइस्टेबल मेमोरी सेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाई मतलब 2, यानी कि इसमें 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं, और 1 बिट मेमोरी सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बिट को स्टोर कर सकता है। अब तो ये जो यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर। तो क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। इसी का फर्दर, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, वो कमियां भी बताएंगे, तो उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन होता है जो आपको सर्किट मिलता है उसी को हम बोलते हैं लैच। फिर लैच के जो ड्रॉबैक्स होंगे उसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे और उस सर्किट को हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। तो इसलिए आपको लैच और फ्लिप फ्लॉप को समझने के लिए पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी 2 स्टेट होती है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो इसकी प्रेजेंट स्टेट के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसकी जो प्रेजेंट स्टेट है दैट इज 0 एंड क्यू बार दैट इज इक्वल टू 1। ये कॉम्प्लीमेंट है, जो दूसरे के उल्टे आएंगे।
ठीक है। तो अगर ये 0 है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो इसका मतलब ये 0 है, या ये 1 है तो ये 1 है, तो ये 0 है। तो यहां से अगर आप देखें तो 0 की कपलिंग होगी। अब 0 की कपलिंग जैसी यहां पर होगी, इसका जो इनपुट है वो 0 0 हो जाएगा, और 0 0 की वजह से इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1, क्योंकि ये नैंड गेट है। अब 1 की कपलिंग जब यहां पर होगी, ठीक है, तो जैसी 1 की कपलिंग यहां पर होगी तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज 0। आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि इसकी इनिशियल स्टेट यानी कि प्रेजेंट स्टेट इसकी थी q इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट स्टेट भी क्या आ रही है q इक्वल्स टू 0। इसकी जो स्टेट थी q इक्वल्स टू 1 और नेक्स्ट भी क्या आ रही है 1। मतलब ये जैसा था एज इट इज वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो q इक्वल्स टू 0 और q इक्वल्स टू 1 है ये इसमें स्टोर हो चुका है इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट। आप B1 B2 की वैल्यू कुछ भी रखिए, इसमें पहले भी यही था और आगे भी यही चलता रहेगा, क्योंकि इसमें जो मिल रहा है आपको ये इनकी वजह से मिल रहा है कि पहले यहाँ पर क्या स्टोर था वही यहाँ पर रिसाइकल होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें स्टोर हो गया, ये हट ही नहीं रहा है, तो इसी को स्टोरेज बोलते हैं। तो इसलिए इसने क्या किया, एक बिट को स्टोर कर लिया। एक बिट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी किसी पर्टिकुलर एक आउटपुट को हम यूज करते हैं जनरली। तो हमने ये मान लिया कि q इक्वल्स टू 0 इसमें था और q इक्वल्स टू 0 इसमें स्टोर हो गया, राइट, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप ये एज्यूम कर लें कि इसकी इनिशियल स्टेट 1 थी और इसकी इनिशियल स्टेट 0 थी, तो अगर ऐसी स्टेट आप लेके चलेंगे तो देखेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये क्या है, ये 1 है। तो जैसे ये 1 की कपलिंग यहाँ पर होगी, ठीक है ना, तो 1 की कपलिंग यहाँ पर होने से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 की कपलिंग यहाँ पर होगी तो 0 कपलिंग होने से ये 1 हो जाएगा। यानी इसमें पहले भी 1 था और नेक्स्ट स्टेट भी आपकी 1 ही आ रही है, यानी इसमें जो था एज इट इज वही आ रहा है। तो वही बार बार अगर वही चीज इसमें बार बार आएगी तो इसका मतलब ये तो इसमें स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं 1 बिट मेमोरी सेल या बाइस्टेबल स्टेट, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेबल स्टेट इसकी आई कि अगर इसमें q इक्वल्स टू 1 है तो q इक्वल्स टू 1 स्टोर हो जाता है किसी टाइम पर, और अगर इसमें किसी टाइम पर q इक्वल्स टू 0 है तो वही इसमें स्टोर रहता है। तो यानी दो जो स्टेट है इसको क्या बोलेंगे, एक बोलते हैं सेट स्टेट और एक को हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। तो ये सेट स्टेट और रीसेट स्टेट क्या है, इसकी स्टेबल स्टेट है। तो सेट स्टेट हम इसको तब बोलते हैं जब q की वैल्यू आपकी 1 होती है और q बार की वैल्यू 0 होती है, और रीसेट स्टेट तब बोलते हैं जब q की वैल्यू 0 होती है और q बार की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको बोला जाता है 2 स्टेबल स्टेट, सेट स्टेट एंड रीसेट स्टेट, ठीक। 1 बिट मेमोरी सेल अगर आपका सेट स्टेट में है तो हमेशा सेट स्टेट में ही रहेगा, और रीसेट स्टेट में है तो हमेशा रीसेट स्टेट में ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यही सेट ड्रॉबैक है कि अगर हम इसमें कुछ और स्टोर करना चाहिए, सेट स्टेट से इसको रीसेट में चेंज करना चाहें, रीसेट से सेट में चेंज करना चाहें, तो इस सर्किट में हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, और इसको जो मॉडिफाई करके हम नया सर्किट बनाएंगे उसी को बोलते हैं बेसिक लैच। चलिए देखते हैं बेसिक लैच क्या होता है। सेल में जैसे आपने देखा था क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर, उस क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर में हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, और इस मॉडिफिकेशन करने के बाद सर्किट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बेसिक लैच या बेसिक SR लैच, राइट। तो S का मतलब यहाँ पर सेट है और R का मतलब रिसेट है, तो इस लैच की जो फुल फॉर्म है दैट इज सेट रिसेट लैच। अब सेट रिसेट लैच इसको क्यों बोलते हैं, इसके वर्किंग समझने के बाद आपको पता चलेगा। तो इनिशियली मैं यहाँ पर ये अज्यूम कर लेता हूँ इसकी जो प्रेजेंट स्टेट है दैट इज 0 एंड 1। तो किसी टाइम पर जब आपने इसको शुरू किया तो इसकी टाइम इसमें इनपुट आउटपुट q इक्वल्स टू 0 है, q इक्वल्स टू 1 है। अब इनपुट पर हम चेक करेंगे कि किसी इनपुट पे इसका आउटपुट कैसे चेंज होता है, यानी नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या होती है। तो मैंने एक टेबल यहाँ पर तैयार की है कि मैं करंट इनपुट यहाँ अप्लाई करूंगा, प्रेजेंट स्टेट इसकी चेक करूंगा, और नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी उसको चेक करूंगा, राइट। और उसके बाद इसमें कमेंट करूंगा कि रिजल्ट कैसा आया या क्या रिजल्ट आपको मिला। तो जैसे सपोज करो इनिशियली आपने S को 0 लिया है और R को भी 0 लिया, तो मैंने S और R दोनों को 0 0 ले लिया है। प्रेजेंट स्टेट मैंने एज्यूम की है 0 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 1। अब देखो मैं इसकी नेक्स्ट स्टेट चेक करता हूँ, तो 0 जब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये नैंड गेट है और ये नैंड गेट यहाँ पर इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने इसको 0 लिया तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको दैट इज 1। इसी तरह यहाँ पर आपने 0 लिया और यहाँ पर आपको जो मिलेगा दैट इज 1, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा वो इसके दूसरे इनपुट पर डिपेंड करेगा, और दूसरा इनपुट आपको मिलेगा कपलिंग से, यानी कि प्रीवियस क्या स्टोर है उससे। तो प्रीवियस यहाँ पर स्टोर है 1, तो 1 है तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब आपको पता है नैंड गेट के अगर दोनों इनपुट 1 होते हैं तो उसका आउटपुट आपको हमेशा मिलता है 0, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0।
और ये 0 जब यहाँ से फीड होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा तो 1 0, अगर इसके इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगा 1। तो अगर आप ध्यान दें, इसकी जो प्रेजेंट स्टेट थी वो थी 0 एंड 1, और नेक्स्ट स्टेट जो आपको मिली है वो मिली है 0 एंड 1, यानी जो प्रेजेंट थी वही आपको नेक्स्ट मिली है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेट मुझे क्या मिली है 0 एंड 1, राइट। अभी लेकिन ये तब मिली जब मैंने एज्यूम किया था कि 0 1 पहले से स्टोर है। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि यहाँ पर 0 1 स्टोर ना हो कि 1 0 स्टोर है, तो कंडीशन क्या होगी। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पर प्रीवियसली क्या स्टोर है 1 एंड 0 स्टोर है। तो देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेट अब क्या आएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियल इनपुट में अभी भी 0 0 दे रहा हूं, जो इनिशियल कंडीशन है वो 0 1 की जगह 1 0 अगर है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। तो देखो ऐसा अभी भी आपने 0 दिया तो यहाँ पर अभी भी आपको 1 मिलेगा, R 0 मिला, R आपने 0 अप्लाई किया तो यहाँ अभी भी आपको 1 मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि ये इनिशियली आपने 0 एज्यूम किया और ये 0 जब यहाँ पर कपल होगा तो आपको 1 0 क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा कि NAND गेट का आउटपुट क्या मिल जाएगा 1, और ये 1 जब यहाँ से फीडबैक होगा तो 1 1 आपका आउटपुट क्या देंगे 0। तो अभी भी अगर आप देखें नेक्स्ट क्या मिली 1 0, यानी 1 और 0। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो कि प्रेजेंट अगर आपने माना है 0 1 तो आउटपुट आपको 0 1 ही मिलता है नेक्स्ट। आपने प्रेजेंट अगर 1 0 लिया तो नेक्स्ट भी आपको 1 0 मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इसकी प्रेजेंट स्टेट है वही इसकी नेक्स्ट स्टेट भी रहती है अगर आप इनपुट अप्लाई करते हैं 0 0। तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो चेंज, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं नो चेंज। आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि इनिशियल मेरी जो कंडीशन है वो 0 1 है, लेकिन मैं जो इनपुट अप्लाई कर रहा हूं वो अप्लाई कर रहा हूं S0 एंड R1। तो मैंने एज्यूम किया कि S मेरा 0 है और R मेरा 1 है। इनिशियल कंडीशन मैंने फिर से 0 1 ली है, तो मैं चेक करता हूं मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। तो ये अगर 0 है तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, ये अगर 1 है तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नया आउटपुट क्या है या इनपुट क्या है, सॉरी, तो इनपुट आएगा यहाँ से 1, तो 1 इनपुट आपको यहाँ मिल जाएगा और 1 1 आपको दे देंगे 0। अब ये 0 जब यहाँ पर कपल होगा तो 0 0 आपको क्या दे देंगे 1। तो आप देखो आपने इनिशियल स्टेट ली है 0 एंड 1 और नेक्स्ट भी आपको क्या मिली 0 एंड 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 एंड 1। फिर से चेक करते हैं क्योंकि हमें दोनों असम्पशन चेक। चलो देखते हैं, अगर इसको ये प्रेजेंट स्टेट इसकी 1 है और ये प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 है तो आपके आउटपुट नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। तो ये 0 है तो ये आपको 1 मिलेगा और ये 1 है तो आपको 0 मिलेगा। अच्छा, आपको एक चीज यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है कि इसका आउटपुट ऐसा है जो बिल्कुल फिक्स है, जो किसी के चेंज होने पे चेंज ही नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं गेट 2 की, तो गेट 2 का एक इनपुट आपका 0 है, ठीक है। अब ये दूसरा इनपुट क्या आएगा उससे इसके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर NAND गेट का एक इनपुट 0 है तो दूसरा इनपुट कुछ भी हो उसका आउटपुट हमेशा क्या आता है 1 आता है, राइट। तो क्योंकि इसका एक इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट हमेशा ही 1 आएगा चाहे दूसरा इनपुट कुछ भी हो। और ये जब अगर 1 आएगा और ये 1 यहाँ पर फीड होगा तो 1 1 दोनों का आउटपुट क्या देगा 0। तो अगर मैं इसकी टेबल चेक करूं तो मैंने इनिशियल इनपुट जो लिए वो 0 1 लिए, इनिशियल कंडीशन ले ली मैंने 1 0 1 0, तो मेरा आउटपुट क्या आया 0 एंड 1, यानी 0 एंड 1। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर कि आपने इनपुट 0 1 0 1 रखे हैं, आपने प्रेजेंट स्टेट को चेंज किया 0 1 देन 1 0, लेकिन और नेक्स्ट स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर भी 0 1 मिला, इस स्टेट में भी 0 1 मिला, यानी कि क्यू एन आपका फिक्स हो गया, 0 ही मिलेगा, इसको चाहे आप कुछ भी ले लें। तो अगर ये ऐसे फिक्स हो जाता है 0 पे और 1 पे तो इसको हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। इसको हम बोलते हैं रीसेट स्टेट, जब क्यू आपका 0 पे फिक्स हो जाता है। चलिए फिर से इसकी टेबल को आगे बढ़ाते हैं और इनपुट के कॉम्बिनेशंस को चेक करते हैं। तो हमने इनपुट लिया यहाँ पर 1 0 और प्रेजेंट स्टेट ली है 0 1। इनपुट लिया हमने 1 0 और प्रेजेंट स्टेट ली है हमने 0 1। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। तो S अगर 1 है तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा और R अगर 0 है तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। और मैंने कहा था आप देखो डेफिनेट आउटपुट किसका मिल रहा है, तो इसका आउटपुट आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट हमेशा 1 ही मिलता है NAND गेट का, दूसरा इनपुट चाहे कुछ भी आता रहे।
तो ये अगर 1 मिलेगा तो ये 1 जब यहाँ पर फीड होगा, ठीक है ना, तो 1 1 मिलके आपको क्या देंगे, 0 दे देंगे। तो नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या आ गई, 1 0 आ गई। तो नेक्स्ट स्टेट आपकी आ गई 1 0। फिर से चेक करते हैं, मैं फिर से इनपुट 1 और 0 ले लेता हूं, इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, यानी 1 0, तो इसको मैंने 1 0 कर दिया। तो इस कंडीशन में आपको नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी उसको चेक कर लेते हैं। तो फिर से वही कहानी है, क्योंकि ये S है, ये 1 है, तो यहां पर ये 0 मिलेगा, और ये अगर 0 है तो इसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा, चाहे इनपुट कुछ भी हो। और ये 1 आएगा तो 1 फीड होगा, 1 1 यहाँ आपको हमेशा क्या देगा, 0 देगा। ये दोनों कभी भी सेम नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो ये 1 आया और ये 0 आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 और 0। और फिर से आप टेबल के देखो, आपने इनपुट को जब 1 0 रखा है, तब आपकी प्रेजेंट स्टेट को आपने चेंज करके देखा, तो दोनों ही प्रेजेंट स्टेट की जो कंडीशन हो सकती थी उसमें आपका आउटपुट क्या मिला, 1 0 1 0। यानी कि अगर आप 1 0 इनपुट देते हैं तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, आपका आउटपुट हमेशा क्या मिलता है, सेट स्टेट ही मिलता है। तो इसको बोलते हैं सेट स्टेट, यानी एस। तो आपने इनपुट कॉम्बिनेशन आप क्या दे रहे हैं और उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, उन दोनों पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी नेक्स्ट स्टेट यानी आउटपुट्स क्या आएंगे, इसीलिए इसको सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। आगे कंडीशन और चेक कर लेते हैं। हमने 0 0 चेक किया, 0 1 चेक किया, 1 0 चेक किया। अब हम चेक करेंगे कि अगर हम S को 1 रखें, R को 1 रखें, तो आउटपुट क्या आएगा। तो मैं R को क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। तो S को भी 1 कर दिया मैंने, R को भी 1 कर दिया, तो ये यहां से 0 आएगा और ये भी यहां से 0 आएगा, ठीक है। अब देखो, आपने यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जो ली है वो ले ली है 0 और इसकी ले ली है 1, यानी मैंने यहाँ पर ले लिया इनिशियल कंडीशन 0 और 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेट क्या आनी चाहिए। अब ये 0 है और ये भी 0 है, और मैंने अभी कहा कि अगर कोई इनपुट 0 है आपका, तो उसका डेफिनेटली आउटपुट आपको हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसका अगर आउटपुट देखें तो ये 1 आएगा, और इसका अगर आउटपुट देखें तो ये भी 1 आएगा। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दोनों 1 नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो ये भी अगर 1 है तो ये 0 आना चाहिए, ये अगर 0 है तो ये 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, दोनों क्या आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं, और दोनों 1 आ नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में ये एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो ये जो 0 है और ये जो 0 है, इन दोनों में से कोई एक 1 होगा, और वो 1 हो जाता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा अपने आप 0 हो जाता है। लेकिन वो 0 कौन होगा और 1 कौन होगा, हम यहाँ पर इस तरह से नहीं बता सकते। तो वो डिपेंड करता है, जब हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि ये इंडेफिनेट है, हम इसको परमानेंटली नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही आएगा, कि ये 0 आएगा या ये 0 आएगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमें नहीं पता इसमें से कौन 1 आया कौन 0 आएगा। तो इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, राइट। तो अगर आप 0 1 रखते हैं तो ये 1 1 आता है, और सिमिलरली अगर आप इसको 1 0 भी कर दें, क्योंकि ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस 0 की वजह से कि हमेशा 1 1 ही आएगा। तो 1 1 आएगा, तो इसको हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट या इनडिटर्मिनेट स्टेट हम इसको बोलते हैं, क्योंकि हम इसको चेक नहीं कर पा रहे सही से। तो ये जो अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज रेस कंडीशन इन लैच। तो लैच में जो आपकी रेस कंडीशन है, वो रेस कंडीशन यही है कि ये दोनों इनपुट आपके, जो दोनों आउटपुट है आपके Q और Q बार, दोनों 1 आना चाह रहे हैं। ये भी देखो 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। तो इन दोनों में रेस है कि कौन 1 आएगा, क्योंकि 1 कोई एक ही आएगा, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो कौन 1 आएगा इसके बारे में हमें कुछ नहीं कह सकते, इसके डिले पे डिपेंड करेगा कि किसका डिले ज्यादा है। यानी जो पहले 1 आ जाएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा 0 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में इस तरह की एक रेस लगी है, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं रेस कंडीशन, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रेस कंडीशन, तो आप बता सकते हैं कि case of SR latch, when both the inputs are 1 and 1, so their output tries to be 1. Both the output tries to be 1. That's why this is called as race condition. ये जो कंडीशन है, क्योंकि ये इनवैलिड है, तो इसलिए यहाँ पर 1 आएगा या नहीं आएगा, 1 आएगा नहीं आएगा, हम कुछ फाइनल नहीं कह सकते। तो इसलिए जब हम इसकी टेबल बनाते हैं तो इसमें इसको 1 से ना दिखाकर हम इसको क्रॉस से दिखाते हैं, और जब के मैप यूज करते हैं इसकी वजह से, तो उसमें हम इसको डोंट केयर से शो करते हैं। तो क्योंकि हमने क्रॉस इसलिए लगाया कि कुछ भी हो सकता है, क्रॉस का मतलब है 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा तो यहाँ 1 होगा, लेकिन क्या होगा हमें कुछ भी डेफिनेट नहीं पता है। डेफिनेट नहीं पता तो हम इसको बोलते हैं इनवैलिड कंडीशन, राइट। आगे चलते हैं।
तो चलिए बात करते हैं बेसिक डी लैच की, यानी कि जो हमारा अगला लैच है। तो हमने एसआर लैच पढ़ा और एसआर लैच को आपने समझा कि कैसे उसकी नेक्स्ट स्टेट्स आती हैं। तो डी लैच को चेक करते हैं। तो डी लैच बेसिकली क्या है, क्योंकि वहां पर आपकी कंडीशन आ रही थी इनवैलिड कंडीशन, जिसको आप बोल रहे थे रेस कंडीशन। तो वो रेस कंडीशन को दूर करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और इसको डी लैच में कन्वर्ट कर दिया गया। डी स्टैंड्स फॉर डिले फ्लिप फ्लॉप या डिले लैच। तो डी का जो फुल फॉर्म है वो डिले है यहाँ पर, तो इसको डिले लैच भी बोलते हैं। तो डिले लैच में हमने क्या किया, सिर्फ एक ही इनपुट हमारे पास है डी, यानी डी की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 या 1, और उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेंगे आपके आउटपुट। तो चलो चेक कर लेते। तो मैंने इनिशियली डी को 0 ले लिया है, प्रेजेंट स्टेट को मैंने 0 1 लिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेट क्या आती है। तो डी को अगर आप 0 लेते हैं तो ध्यान दो, इसको सीधा 0 मिलेगा और इसको मिल जाएगा 1, जो इनपुट मिलेगा। यहाँ पर चेक करें तो डी क्योंकि आपने 0 लिया है, ये 0 जब इस नॉट गेट से पास होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 जब यहां से पास होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसकी प्रेजेंट स्टेट आपने 0 और इसकी प्रेजेंट स्टेट आपने 1 ली है। तो देखो क्योंकि ये 0 है और 0 अगर किसी की नैंड गेट का इनपुट होता है तो उसका डेफिनेट आउटपुट आपको 1 ही मिलता है। तो ये 1 मिल जाएगा। ये 1 जब यहाँ पर होगा तो 1 1 आपको 0 मिलेगा। तो प्रेजेंट स्टेट 0 1 थी और नेक्स्ट स्टेट भी आपको 0 1 मिली है। फिर से इसको चेक करते हैं। मैं अभी भी इसको 0 रख लेता हूँ, इसको 1 0 करके चेक करता हूँ। इसको मैंने कर दिया 1 और इसको मैंने कर दिया 0, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके 1 0 होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अभी भी 0 है, ये अभी भी 0 है, तो अभी भी 1 आपको मिलेगा। ये 1 जब यहाँ कपल होगा तो 1 1 आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसके 1 0 होने से ये अभी भी 0 1 ही बना हुआ है, यानी ये एज इट इज 0 1। तो देखो प्रेजेंट स्टेट चाहे 0 1 हो या 1 0 हो, अगर आप इनपुट 0 देंगे तो आपको जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो यही मिलेगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, रीसेट स्टेट। क्योंकि क्यू अगर 0 पे फिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं रीसेट स्टेट। ठीक है, चलो चेक करते हैं। टी को मैं और क्या रख सकता हूँ, 1 ही कर सकता हूँ 0 के अलावा। तो अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसकी प्रेजेंट स्टेट 0 1 ले लेता हूँ तो आउटपुट क्या होगा। तो अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो ये मुझे 0 मिल जाएगा, और ये अगर मैं 1 करता हूँ तो यहाँ से 0 मिल जाएगा, 0 को पास होकर ये 1 हो जाएगा। राइट, तो ये अगर 0 है तो इसका आउटपुट डेफिनेटली आपको हमेशा 1 मिलेगा, और इसका आउटपुट आपको हमेशा 1 मिलेगा। तो ये 1 1 होके यहाँ पर आपको डेफिनेटली हमेशा 0 मिलेगा, यानी ये मिला आपको 1 0। सिमिलरली अगर आप इसको 1 रखते हैं और इसको 1 0 कर देते हैं तो ये अभी भी 0 रहेगा और आपको आउटपुट अभी भी यही मिलेंगे। तो ये हो जाता है आपका सेट स्टेट, क्योंकि क्यू की वैल्यू अगर 1 पे फिक्स हो जाती है तो ये आपकी सेट स्टेट हो जाती है। तो देखो इस फ्लिप फ्लॉप में क्या आपको 2 ही स्टेट मिलती है, सेट स्टेट एंड रीसेट स्टेट, यानी नो चेंज कंडीशन इसमें आपको नहीं मिलेगी और रेस कंडीशन नहीं मिलेगी। तो रेस कंडीशन नहीं मिलेगी अच्छी बात है, लेकिन इसका जो इनपुट कॉम्बिनेशन है उसकी वैरायटी यहाँ पर आपकी कम हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बेसिक मेमोरी एलिमेंट क्या होता है, एसआर लैच क्या होता है और डी लैच क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिगरिंग की, कि ट्रिगरिंग क्या होती है और ट्रिगरिंग की वजह से फिर लैच में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। राइट, तो देखते रहिए और सीखते रहिए।